गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज आपके नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। अध्याय 5 10th क्लास के विज्ञान का 5वां अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी आप सुनोगे आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीजें क्या होती है, इसको बिल्कुल आज हम बेसिक से पढ़ेंगे। आवर्त सारणी एक इस प्रकार की टेबल दी हुई है कि यानी पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी पर जितने भी तत्व उपस्थित रहते हैं, लगभग 118 तत्व है, उन सभी तत्वों को एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया। उसी सारणी को क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। अब इस आवर्त सारणी को कैसे व्यवस्थित किया गया, इसकी खोज किसने की, पहले खोज किसने की, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, ये सारी चीजें। उसके अलावा कुछ नियम आते हैं, डोब्रिनर का त्रिक नियम, अष्टक नियम, ये सारे हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। कहां पर धातु रहते हैं, अधातु रहते हैं, उपधातु रहते हैं, किस प्रकार का उनमें गुण होता है, आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम आपके क्लियर करने वाले हैं। यानी आवर्त सारणी से जितने भी रिलेटेड आपके डाउट होंगे वो इस चैप्टर में क्लियर होने वाले हैं। और ये आपके रसायन विज्ञान का अंतिम अध्याय होगा, यानी 5 अध्याय आपके शुरू के हैं वो रसायन विज्ञान के। उसके बाद आपके जीव विज्ञान या बायोलॉजी के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके अंदर आपके सबसे पहले मैं आपको आवर्त सारणी बता देती हूँ किस प्रकार की होती है आवर्त सारणी। देखिए ये आपको जो एक टेबल दिखाई दे रही है, ये क्या है, आवर्त सारणी। इसे आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। इसको बिल्कुल आपको देखिए आराम से समझना है। इस आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। इसमें ये जो येलो कलर के हैं ये सारे क्या है, धातु। हल्की बीच के अंदर गुलाबी रंग की है वो है क्या है, उपधातु। और इधर ये थोड़े हल्के पीले रंग के हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु। यानी उपधातु हल्के गुलाबी रंग के हैं जो धातु और अधातुओं को बीच में से अलग करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में धातुओं और अधातुओं से अलग करते हैं। और इसमें उपस्थित जो तत्व है जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टाइटेनियम है, ये सारे तत्व है, पोलोनियम है, ये किस में आएंगे, उपधातुओं के अंदर। कहने का मतलब है, दिखाई दे रहा है कि आवर्त सारणी के अंदर ज्यादा संख्या किसकी है, धातुओं की। सबसे कम संख्या किसकी है, उपधातुओं की, और मीडियम अधातु। ठीक है, आवर्त सारणी के अंदर देखिए जैसे मैं खड़ी हूं, मेरा ये भाग दायां, ये भाग बायां, तो आवर्त सारणी का ये भाग दायां और ये भाग बायां। आपको ध्यान रखना है, आवर्त सारणी के अंदर जो दाईं ओर तत्व स्थित रहते हैं वो धातु कहलाते हैं, बाईं ओर स्थित तत्व अधातु कहलाते हैं। और इनके बीच में एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है, उसमें पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, उपधातु। कुछ तत्व यहाँ नीचे व्यवस्थित किए गए 14 तत्व है, जिन्हें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहा जाता है। इधर ये वाले तत्व एस ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक के तत्व है। इधर है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक। यानी आवर्त सारणी के तत्वों को 4 ब्लॉक के अंदर विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के तत्व ये होंगे, पी ब्लॉक के तत्व ये होंगे, डी ब्लॉक के तत्व ये होंगे और एफ ब्लॉक के तत्व ये होंगे। यानी एफ ब्लॉक के तत्व के ऊपर के जो 14 तत्व है उन्हें बोलेंगे लेंथेनॉइड, और नीचे के तत्व है उनको क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड। इनका ठीक है। अब देखिए ये जो खड़ी लाइनें हैं इन्हें क्या बोलेंगे, वर्ग। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी खड़ी लाइनें जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, वर्टिकल लाइन्स हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, वर्ग। और जो आड़ी लाइनें, आड़ी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन आड़ी लाइनों को क्या बोलेंगे, आवर्त। यानी खड़ी लाइनें या ऊर्ध्वाधर लाइनें आवर्त सारणी में वर्ग कहलाती है, जबकि आड़ी लाइनें या क्षैतिज लाइनें आवर्त सारणी में क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो ये है आपकी आवर्त सारणी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल समझने के लिए। और इस आवर्त सारणी को अब हम विस्तार से एक एक करके इसके पॉइंटों को पढ़ेंगे कि पूरे जो ये चैप्टर है इसके अंदर इस आवर्त सारणी से संबंधित ही आपके पॉइंट बताए हुए हैं, तो इनको बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए
सबसे पहले आवर्त सारणी से संबंधित एक नियम आता है डोब्रीनर का त्रिक नियम। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अंदर डोब्रीनर ने कुछ तीन तत्वों का समूह बनाया और उनको त्रिक बोला कि इन तीनों तत्वों के गुण है वो समान होते हैं, तो उन तीनों तत्वों का जो जोड़ा बनाया उसे त्रिक बोला। उस नियम को क्या बोल दिया? डोब्रीनर का त्रिक नियम। जैसे देखिए दिया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसने तीन के ये तीन जोड़े बना दिए। इसने बोला कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का गुण है वो एक समान होता है, और इससे इसने क्या बोल दिया? त्रिक बोल दिया। देखिए भाषा क्या लिखी हुई इसमें, सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोब्रीनर ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तत्व वाले कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को क्या बोला? त्रिक बोला। डोब्रीनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाले तत्व। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा। जैसे देखिए ये तीन तत्व लिए इसने, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम, फिर इससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका? इसका पोटेशियम का। तो डोब्रीनर ने त्रिक के तीनों तत्वों उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक ही चीज होता है, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसने बोला कि ये जो बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान है, यानी इसने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है ना वो इन दोनों का औसत के बराबर होगा, यानी 6.9 प्लस 39.0 को जोड़कर 2 का भाग दो तो मान है वो लगभग 23 के आसपास आएगा। ये त्रिक का इसके मूल आधार था। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत किसके बराबर आएगा? सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर आएगा। निम्न सारणी में तीन तत्वों के कुछ समूह दिए गए। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा समूह डोब्रीनर का त्रिक नियम बताता है? इसमें अगर आपको तीन ऑप्शन में ऐसे पूछा जाए तो आपको देखना है कि जो तीन तत्व दिए गए उनको पहले तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, छोटा, बड़ा, फिर बड़ा। फिर सबसे छोटे वाले से बड़े वाले के परमाणु द्रव्यमान को लो, उनको जोड़ो, उनमें 2 का भाग दो और देखो कि बीच वाला मान है वो किससे मिलता जुलता आ रहा है, वो उसका त्रिक का पार्ट होगा। ठीक है, तो आपको एक ये टेबल याद रखनी है। डोब्रीनर के त्रिक का नियम आधार क्या था कि तीन परमाणुओं का उसने एक जोड़ा बनाया जिसे त्रिक बोला। उसमें उसने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और जो बीच वाला परमाणु है उसके परमाणु द्रव्यमान दोनों साइड वाले यानी सबसे छोटे और सबसे बड़े परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का औसत के बराबर होता है। औसत यानी दोनों जितनी संख्या उसको जोड़कर उसमें उस संख्या का मान का भाग देना है। इसी प्रकार अगला नियम आता है न्यूलैंड का अष्टक का नियम। देखिए अष्टक का नियम इसने क्या बोला, आपने सारे गामा पा धा नी सा ये सारे वर्ड तान सुनी नहीं सुनी उसके आधार पर इसने तत्वों को व्यवस्थित किया। देखिए डोब्रीनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म पहले तत्व के गुण धर्म के समान है। जैसे इसने देखा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसने हाइड्रोजन एक हीलियम और एक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 तत्व इसने लिए। तो 8 में से जो पहला तत्व है और 8वां तत्व है इन दोनों का गुण क्या होगा, समान होगा। ये न्यूलैंड के अष्टक नियम का आधार था। तत्व के गुण धर्म समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए इन्होंने अष्टक का सिद्धांत का इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुण धर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक समानता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये, और इसके बाद ये 8वें नंबर पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। यानी देखो इसके बाद गिनो 1 2 3 4 5 6
एक इसने बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन को नहीं लिया, 8वें वर्ग का तत्व है। और फिर सोडियम और वापस 8वें नंबर पर किसका आया? मैग्नीशियम। तो इन दोनों का गुण है वो समान होता है। न्यूलैंड के अष्टक के मूल रूप का भाग सारणी में दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हो। यानी जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, 8वां जो सा है वो पहले सा से मिलता है कि नहीं मिलता है? सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 8वां और पहला दोनों समान हो गए, तो ये न्यूलैंड के अष्टक नियम का आधार था। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व गुण धर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिसके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। अपनी सारणी में इन तत्वों को संबंधित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। क्या आप सारणी में ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? देखिए, कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुण धर्म उन दोनों तत्वों से अलग है। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया, जबकि उनके गुण धर्मों में समानता होती है। यानी ये इस नियम का अपवाद हो गया कि एक साथ रखने से उनके गुण समान हो जरूरी नहीं है। कई तत्व ऐसे भी है जिनका स्थान अलग अलग है, फिर भी वो समान गुण दर्शाते हैं। और जैसे ही उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो गलत साबित हो गया। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी यानी जो तत्व अव्यवस्थित है उनको परमाणु क्रमांक या परमाणु भार के अनुसार जैसे भी व्यवस्थित करना था उसको धीरे धीरे फिर व्यवस्थित किया जाने लगा। और इसी क्रम में सबसे पहले कौन आया? मेंडेलीफ, जिसने दी मेंडेलीफ की आवर्त सारणी। तो स्टूडेंट्स, जो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी है ये किस प्रकार की थी, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुण धर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडेलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुण धर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण धर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। इसके अंदर देखिए, जो परमाणु द्रव्यमान नाम आ रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। आगे जो मोजले की जो आवर्त सारणी आएगी उसका जो आधार था वो परमाणु क्रमांक था, जबकि मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। जब मेंडेलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान आवर्त सारणी में कितने तत्व ज्ञात है, जबकि मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व ज्ञात थे? 63। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यानी रासायनिक गुणधर्मों के अंदर सिर्फ उन्होंने वही लक्षण लिए कि जो भी तत्व की आप स्टडी कर रहे हो उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसा संबंध है, कैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड को सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुण धर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुण धर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान
का आवर्ती फलन होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना स्टार मार्क लगा के कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी उनके जो भी गुण है वो परमाणु भार में आवर्त रूप से व्यवस्थित थे, आवर्त रूप से प्रकट हो रहे थे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा 37 पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहा गया। ध्यान रखना, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ऊर्ध्व स्तंभ को क्या बोला गया, वर्ग, जबकि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को खड़ी लाइनों जो 18 थी उनको इन्होंने क्या बोला, ग्रुप या समूह, तथा आड़ी लाइनों को क्या बोला, आवर्त या पीरियड। ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी जिसके अंदर देखिए ये वर्ग है या ग्रुप है, जो इसके अनुसार ग्रुप या समूह है, इनकी संख्या कितनी है, 8 है, और आवर्त की संख्या कितनी है, इसके अंदर 6 है। ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी है। आगे देखिए मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या उपलब्धियां थी। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडेलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.9 है, सारणी में निकेल जिसका परमाणु द्रव्यमान 18.7 से पहले रखा गया। हालांकि ज्यादा परमाणु भार के वाले को बाद में आना चाहिए मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार, लेकिन कुछ तत्वों को ऐसे थोड़ा सा उल्ट फेर किया गया ताकि उनके हर तरफ से जो गुण है वो समान प्रकट हो जाए, इसलिए कई तत्वों को इन्होंने पहले रख दिया। जैसे कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था, निकेल को पहले रखना चाहिए था, जबकि उसने कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में रखा। सारणी 5.4 को देखकर आप ऐसी एक विपरीत विसंगति ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने की बजाय मेंडेलीव ने दृढ़ता पूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण इन्होंने उसी समय से पहले वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया। ये इंपॉर्टेंट है कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर नए कौन से तत्व बताए, यानी कुछ इन्होंने जगह खाली छोड़ दी और उनके अनुसार कुछ ऐसे तत्व आने चाहिए थे जिससे ये रिक्त स्थान भर जाए। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे तत्व रख दिए और उन तत्वों का नाम इन्होंने कैसे लिखा, देखिए उन तत्वों का नाम इन्होंने जिस तत्व का नाम लिख रहा है उस तत्व से जस्ट जो पहले तत्व आ रहा है उसके आगे एक का उपसर्ग जोड़ दिया। ठीक है, जैसे देखिए संस्कृत उपसर्ग लगा कर दिया, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुण धर्म क्रमश है एका बोरोन। देखिए स्केडियम के बाद क्या आता है, बोरोन आता है, तो इन्होंने बोरोन का नाम के पीछे क्या लिख दिया, एका बोरोन। स्केडियम देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, बी, एससी, गैलियम, जर्मेनियम के गुण धर्म क्रम से एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। तो मेंडेलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुण धर्म को सारणी में सूचीबद्ध किया गया। तो ध्यान रखना, आपको बताना है कि स्केडियम के बाद इन्होंने क्या नाम रखा, एका बोरोन, गैलियम का एका एल्यूमिनियम तथा जर्मेनियम का एका सिलिकॉन। इससे मेंडेलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। ये आपको तीनों अंडरलाइन कर लेना है, नाम याद करना है ये। ठीक है, अब मेंडेलीव के वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी, यानी कुछ इसकी आवर्त सारणी में कमियां भी थी, सीमाएं भी थी जिनको ये पूरा नहीं कर पाए, इसलिए ये बिल्कुल सही तरह से प्रूफ नहीं हो पाई आवर्त सारणी। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सार धातुओं से मिलता है। सार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसा उदाहरण में दिखाया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड जैसे जैसे मतलब दूसरे सार इन यौगिकों तत्वों के साथ, जैसे क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ तत्व यौगिक बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन भी बना रहा है। दूसरी ओर हेलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु कणों के रूप में पाई जाती है और धातुओं के साथ सह संयोजक यौगिक बनाती है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है, यह मेंडेलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। यानी हाइड्रोजन में ये सारे गुण थे जो अन्य सार धातुओं में थे, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन को शैतान तत्व क्यों बोला गया, क्योंकि बेचारे इनका कोई फिक्स स्थान ही नहीं रखा गया।
हाइड्रोजन को रख तो धातुओं के साथ दिया, लेकिन हालांकि होता ये अधातु है, तो ये मेंडेलीव प्रूफ नहीं कर पाया, हाइड्रोजन की स्थिति को सही जगह नहीं दे पाया। ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी, वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। अगला है, मेंडेलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक तत्व। किसी तत्व के समस्थानों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडेलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था। कहीं तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा था, कहीं कम आ रहा था। किन्हीं लगातार दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में तो बहुत ज्यादा अंतर था, कहीं बिल्कुल ही अंतर नहीं था। तो ये मेंडेलीव में संतुष्ट नहीं हो पाया। इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो ये कठिनाई आती है। ठीक है, और उसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी। इसको हम पढ़ेंगे, जो आज के टाइम में ये चल रही है आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी, सबसे व्यवस्थित, सबसे बढ़िया, बिल्कुल कमी ना के बराबर वाली आवर्त सारणी जो लास्ट में प्रकट की गई, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, अष्टक नियम को पढ़ा, त्रिक नियम को पढ़ा, मेंडेलीव की आवर्त सारणी को पढ़ा। और स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड फिर भी आपके कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अपनी इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक अपनी ये क्लास पहुंच जाए और हर विद्यार्थी पढ़ने वाला 10th क्लास का हर विद्यार्थी इस क्लास का फायदा उठा पाए। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।